हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज आपका टेस्ट है। अभी तक तो मैंने बहुत कुछ आपको पढ़ाया, पर आज मैं आपका टेस्ट लेने वाली हूँ और इस टेस्ट से आपको ये पता लगेगा कि आपको कितना आता है। तो ये आपका एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है और इस टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, किसी एक पेपर से नहीं है। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, मतलब अलग अलग पेपर से मैंने जो मुझे अच्छे क्वेश्चन लगे वो मैंने आपको छांट कर इसमें रखे हैं और ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ये सेट आप ज़रूर लगाइएगा, आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आपका ज़िम्मेदारी है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए और आप सही-सही बताइएगा। साथ ही साथ चीटिंग मत करिएगा। आंसर्स तो हर स्लाइड में आपको देखने को मिलेंगे, पर ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप बिना आंसर को देखे आप अपने आंसर तक पहुँचेंगे और सही उत्तर का चयन करेंगे और मुझे बताएँगे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर कोई चैनल पे नया है तो आप उनको मैं बता दूं कि यहाँ हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल साइंस का कंटेंट हम लेकर चलते हैं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको इस चैनल से बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं किया जाता? इन विच प्रोसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड? तो बैक्टीरिया कहाँ कहाँ यूज नहीं होता है? तो आपका दही के फॉर्मेशन में इसमें बैक्टीरिया का यूज होता है, इसका लैक्टोबैसिलस होता है बैक्टीरिया। बेकिंग ऑफ ब्रेड देखते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस, इसमें भी क्या है, बैक्टीरिया का उपयोग होता है। फिर आ जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इसमें भी बैक्टीरिया का उपयोग होता है, ये आपका हो जाएगा राइजोबियम। अब आ जाती है बात रोटी का पकना या बेकिंग ऑफ ब्रेड, तो इसमें क्या होता है, आपका यीस्ट का यूज होता है, तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको इसमें सही नहीं की बात बतानी है। तो पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। फिर प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया है, ये भी बात सत्य है। फिर श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी बात सत्य है। और आपका क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये आपका एक भौतिक परिवर्तन होता है, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द असेंडिंग ऑर्डर एज फॉर द साइज ऑफ पार्टिकल्स? तो इसमें आपको साइज के हिसाब से बताना है और छोटे से क्रम से बड़े की तरफ, मतलब आरोही क्रम में आपको इसका उत्तर देना है। तो आप खुद देख सकते हैं कि जहां जहां बड़े क्रम आ गए, रॉक आ गई तो ये कट जाएगा, रॉक आ गई तो ये कट जाएगा, सिल्ट आ गई तो ये कट जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका उत्तर हो जाएगा मिट्टी, गाद, रेत, पथरी और चट्टान, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस। अभी ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको जो अभी लास्ट मैंने वीडियो पोस्ट किया है फिजिक्स वाला, अगर आपने नहीं देखा है, सीरियस बोल रही हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जो मैंने लास्ट अभी पोस्ट किया है फिजिक्स का, क्योंकि वो वीडियो ना आपको बहुत हेल्प करेगा, रियल में बोल रही हूँ। आप जब उसको वीडियो देखेंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपसे सब क्वेश्चंस होंगे। आप इतना विश्वास करके उस वीडियो को देखिए। नहीं देखा है जरूर जाकर देखिए, उसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बार बार रिपीट होते हैं उनको कवर किया है। तो इस उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी सॉल्व करा है, ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है, जो कि एक स्मूथ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कांस्टेंट वेग के साथ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। अब उसको ऐसा कितना बल लगाया जाए जिसमें कि उसकी सेम वेलोसिटी पे वो ऑब्जेक्ट मूव करता रहे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जहां पे आपको सरफेस कैसी दे दी जाती है, जहां पे आपको सरफेस फ्रिक्शनलेस दे दी जाती है, साथ ही साथ एक कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करती है और आपसे बल पूछा जाता है, तो आप आंख बंद करके इसका ऑप्शन लगा देंगे 0 न्यूटन। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब बताना है आपको कुछ बलों के बारे में आपको विचार करना है और इन बलों का विचार करके इसका उत्तर देना है। तो अब आपकी बात है कि आपको बताना है कि गैर संपर्क वर्ग या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं। तो एक दो तरह के फोर्सेस होते हैं, गैर संपर्क मतलब कॉन्टैक्ट, और एक नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में जिसमें कि दो ऑब्जेक्ट का बीच में एक संपर्क हो रहा है, और नॉन कॉन्टैक्ट मतलब दूर से ही कोई बल लग रहा है। तो आपका मस्कुलर फोर्स क्या है, एक तरह से कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। मैग्नेटिक आपका नॉन कॉन्टैक्ट हो जाएगा। फ्रिक्शनल भी कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। ग्रेविटेशनल एक तरह से नॉन कॉन्टैक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉन कॉन्टैक्ट हो जाएगा। इसके हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा BDE, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप टेस्ट करते चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए बिना चीटिंग करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसका हिंदी अनुवाद नहीं किया है मैंने, यहाँ पे शायद भूल गई हूँ ट्रांसलेट करना। हम ऐसे ही काम चलाते हैं।
क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सर्टेन एरिया बाय अ ब्रिक। और ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया है किसमें, जब मैंने प्रेशर का टॉपिक उसी फिजिक्स वाले वीडियो में करवाया है बाद में, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो ब्रिक है, वो इस तरीके से रखा है टेबल पे, या ब्रिक आपका लेटा हुआ रखा है, तो किस वाले ब्रिक में ज्यादा प्रेशर लग रहा है और किस वाले ब्रिक में कम प्रेशर लग रहा है, आपको यही बताना है इसमें। तो प्रेशर इज, अब आपसे क्या पूछा है, which among the following statement is true regarding the pressure exerted on a certain area? Pressure is inversely proportional to area. Pressure क्या होता है, pressure is equals to force upon area होता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज इन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। मान लीजिए अगर मुझे इस दीवार के ऊपर धक्का देना है, तो इस दीवार के ऊपर क्या मैं इसके अपोजिट साइड से धक्का दूंगी, तो नहीं, मैं इसके सेम साइड से ही धक्का दूंगी, तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फिर यूनिट ऑफ प्रेशर इज सेम एज दैट ऑफ अ फोर्स, ये भी बात गलत है, क्योंकि यूनिट ऑफ प्रेशर कितनी हो जाती है आपकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन है और मीटर एरिया की यूनिट क्या हो जाती है आपकी, मीटर स्क्वायर हो जाती है। इस हिसाब से आपकी प्रेशर की यूनिट निकल के आती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल के नाम से भी जानते हैं, पीए। तो इसके हिसाब से आपका ओनली ए वाला उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। Why is it easier to carry a bag with a large and a broad straps? तो आप देख सकते हैं कि यही सब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अब एक कोई बैग है आपका, कोई थैला है जिसमें एक तो पतला सा स्ट्रैप है और एक कोई थैला है जिसमें आपका मोटा स्ट्रैप है, तो किस वाले स्ट्रैप को आपको आसानी होगी उसको कैरी करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बैग द्वारा लगाया गया बल बढ़ जाता है। आपसे उत्तर जो पूछा गया है, ये बड़े और चौड़े पट्टे वाले बैग को ले जाना आसान क्यों है, क्योंकि फोर एक्सर्टेड बाय बैग इंक्रीजेस, बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि जितना चौड़ा बैग का स्ट्रैप होगा, जितना चौड़ा स्ट्रैप होगा उतना क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। अब एरिया बढ़ रहा है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर इसका एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, खुद ब खुद कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। ठीक है, प्रेशर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो इसके हिसाब से अगर स्ट्रैप चौड़ा है तो आपको प्रेशर जो है वो कम लगाना पड़ेगा। इस हिसाब से प्रेशर ये इंक्रीज गलत हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, फोर्स का कोई बात ही नहीं है। फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बैग डिक्रीजेस, स्पीड पर लगने वाला दबाव कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीज्ड एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज्ड, देन। अब आप इस क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज याद रखेंगे जो कि आपका निमोनिक्स है, फसल। फ स ल, फसल में क्या हुआ, आप एफ ए एस एल, फसल इंग्लिश में, फसल हिंदी में, ऐसे याद रखेंगे। हिंदी में सिर्फ याद करने का तरीका आपको बता रही हूँ, पर आपको मेन याद रखना है एफ ए एस एल। जो फ्रीक्वेंसी होती है ये डिपेंड करती है, किससे डिपेंडेंट होती है, स्ट्रिलनेस पे। और जो आपकी एम्पलीट्यूड है वो लाउडनेस पे निर्भर करता है। ठीक है, मतलब लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पे निर्भर करती है और श्रिलनेस जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है। जब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपके जो यदि किसी पिंड के कंपन की आवृत्ति कम कर दी जाए, मतलब आप फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं, और आपकी साथ ही साथ एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ा दे रहे हैं, मतलब इसका और इसका आयाम बढ़ा देते हैं। ठीक है, कम आवृत्ति को कम किया, मतलब आवृत्ति को कम कर दिया और आयाम को बढ़ा दिया, तो इस केस में क्या हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड होती है, श्रिलनेस, और श्रिलनेस का दूसरा वर्ड एक यूज करते हैं पिच। तो मतलब आपकी जो पिच है या आपकी श्रिलनेस है ये भी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। ये बात याद रखेंगे कि जो श्रिलनेस है ये भी आपकी कम हो जाएगी। और साथ ही साथ अब बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया, तो एम्पलीट्यूड को बढ़ाने से क्या हो जाएगा, आपका लाउडनेस है ये भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड होती है किस पे, सॉरी श्रिलनेस डिपेंड होती है किस पे, आपकी फ्रीक्वेंसी पे, और आपकी लाउडनेस डिपेंड होती है एम्पलीट्यूड पे। तो इस हिसाब से ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, नहीं। बोथ का फिर आ गया, नहीं। पिच इंक्रीजेस बट नहीं, तो आपका डिक्रीज क्या हो जाएगा, पिच, पिच नहीं है, पिच
टाइपिंग मिस्टेक है। पिच डिक्रीजेस बट लाउडनेस इंक्रीजेस, आपका ऑप्शन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क एट अ फ्रीक्वेंसी। आपको जो अल्ट्रासाउंड की मतलब मेन सिंपल आप लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि जितनी भी साउंड्स होती हैं कुछ उनकी रेंज होती है। तो आपसे इसमें क्या पूछा है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा है कि कौन सी रेंज में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं या अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स काम कर रहे हैं। तो आपके वो हो जाएंगे किसमें, आपके इसको बोल देते हैं आप अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव क्या हो जाती हैं, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। ठीक है, तो आपकी 3 तरह की वेव्स पाई जाती हैं, एक तो इंफ्रासोनिक, फिर आपकी ऑडिबल, और फिर आपकी अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक मतलब जो जीव जंतु जानवर सब इनको पहचान लेते हैं, अगर जरा सी भी कोई आहट हुई किसमें जमीन के अंदर, तो वो साउंड्स क्या होती हैं, बहुत ही कम होती हैं, बहुत ही कम है, जो कि ह्यूमन ईयर से नहीं सुनाई दी जा सकती। तो 20 हर्ट्ज तक होती हैं, से कम होती हैं, मतलब इससे ये कम होती हैं। फिर ऑडिबल रेंज हो जाती है आपकी 20 हर्ट्ज से लेके आपकी 20,000 हर्ट्ज तक। और आपकी अल्ट्रासाउंड्स होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपका अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल होता है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिलो। तो बिलो तो आपकी हो जाएगी इंफ्रासोनिक, बिटवीन आपकी ऑडिबल, बिटवीन ये तो बेकार हो जाएगी, मतलब 20,000। ठीक है, 20,000 मतलब ये तो ज्यादा है, तो आपकी ये गलत हो जाएगी, ये सही है, मतलब वैसे सही है ऑडिबल रेंज में, पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अभी है दिए गए कथन को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। क्लिनिकल थर्मोमीटर की सीमा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है कि इसकी रेंज क्या होती है, ये आपको याद रखनी है, आप एग्जाम में पूछी जाती है। 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज होती है। फिर कथन भी है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर की सीमा आमतौर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। तो देखिए, ये देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, पर ये आपका उत्तर है गलत। क्यों, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो 10 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तो होती है, पर इसमें यहाँ लग जाता है माइनस, जो कि आपके एग्जामिनर ने बहुत ही चालाकी से माइनस हटा दिया आपको भ्रमित करने के लिए। पर आप तो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप भ्रमित कैसे हो सकते हैं ना, तो आपको तो पता है इसका रीजन कि क्यों, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर का जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उनकी रेंज क्या हो जाती है, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस माइनस में। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका स्टेटमेंट 1 तो ठीक है, पर स्टेटमेंट 2 गलत है। देख लेते हैं, बी इज करेक्ट बट स्टेटमेंट ए इज फॉल्स। बट हमें क्या देखना है, स्टेटमेंट ए, बोथ स्टेटमेंट नहीं, बोथ स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड है आपकी, द एयर नियर अ हीट सोर्स get hot and rises. The air from the side comes into and takes its place. That this is the way in which the air gets heated by oil heater. Process is called, sorry, ऊष्मा स्रोत के पास की हवा गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है, किनारों से हवा अंदर आती है और अपना स्थान ले लेती है। यह वह तरीका है जिसमें तेल हीटर द्वारा हवा को गर्म किया जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए, कुछ प्रोसेसेस होते हैं आपके। सबसे पहली बात हम जान लेते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या हो जाएगा, कंडक्शन में जैसे कि आपको किसमें पाया जाता है, सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि आपका कंडक्शन आपका सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है कंडक्शन। ठीक है, उसके बाद कन्वेंशन जो होता है वो आपने पानी के पैन में देखा होगा कि अगर पानी गर्म हो रहा है तो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे एक बन जाता है, ऐसी कुछ कुछ ऐसी लाइंस बन जाती हैं। अगर आप कलर डाल दें इसमें कोई, तब आपको ये लाइंस दिखेंगी। कन्वेक्शन हो जाएगा आपका, कन्वेक्शन जो मैंने बताया, रेडिएशन हो जाएगा आपका, रेडिएशन जो सूर्य की ऊर्जा हमारे तक आ रही है वो आपका रेडिएशन प्रोसेस हो गया। अब आपको बताना है इसमें कि आपका एयर नियर नियर अ हीट सोर्स गेट हॉट अप, मतलब एक कोई पतीला आपने किस पे रखा है, एक बर्नर के ऊपर रखा है जो कि जल रहा है बर्नर,
और इससे क्या हुआ कि एयर नियर द सोर्स, यहाँ जो एयर थी यहाँ पे, ये क्या हो जाएगी, गेट हॉट एंड राइजेस, एयर फ्रॉम द साइड्स कम इनटू टेक इट प्लेस, अब ये इधर आ जाएगी और ये ऊपर चली जाएगी। तो ऐसा प्रोसेस आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कन्वेक्शन वाले प्रोसेस में, संवहन वाले प्रोसेस में। ठीक है, चलिए, which of the following changes in a simple pendulum will lead to an increase in time period? अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा एक साधारण लोलक में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन समय अवधि में वृद्धि का कारण बनेगा। तो आपको हमेशा बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है इसमें, कि लेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, अंडर रूट टी के। तो इसका मतलब हो जाएगा, आपको क्या बताना है कि पेंडुलम विल लीड टू इंक्रीज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे, कब इंक्रीज होगा, जब आप उसका लेंथ भी बढ़ाएंगे, जब आप उसकी लंबाई बढ़ाएंगे। तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, इससे आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी, अ साइकिलिस्ट ट्रैवल 360 मीटर इन 2 मिनट्स, व्हाट इज हर स्पीड। एक साइकिल चालक 2 मिनट में 360 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी गति आप बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि अगर ये 360 आपको क्या है, आप देख सकते ट्रेवल 360 मीटर, मतलब डिस्टेंस कितनी दे के रखी है, 360 मीटर, और टाइम क्या दे के रखा है, टाइम दे के रखा है आपका 2 मिनट। ठीक है, तो अब मैं इसको, अगर ये मीटर में है तो ये भी मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। ठीक है, उसके बाद तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। स्पीड हो जाती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना दे के रखा है, 360 मिनट। टाइम कितना दे के रखा है, 120 सेकेंड। तो आपका हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी आपकी 3 मीटर पर सेकेंड, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैन्योर। अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि मैन्योर का नहीं है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन जो अपने बायो का सेक्शन कराया है, अलग से भी कराया है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के अंदर, और आपको क्लास 8 की या जो कंप्लीट बायो की मैंने आपको 2 घंटे की एक वन शॉट वीडियो दिया है, जिसमें पूरा रिवाइज कराया, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया और ये भी बताया कि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लेंगे, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद का कार्य नहीं है, तो मिट्टी की बनावट में सुधार। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि इंप्रूव करता है सॉइल के टेक्सचर को। रिप्लेनिशमेंट भी करता है, पोषक तत्वों को मिट्टी की पुनः पूर्ति करता है, बात बिल्कुल सत्य है। प्रोवाइडिंग पॉकेट्स इन अ सॉइल फॉर सीड्स टू ग्रो, बीज उगने के लिए मिट्टी की जगह उपलब्ध कराता है। तो ये ऐसा कोई काम नहीं होता है इसका, ये सिर्फ मिट्टी को उर्वर बनाता है, रिप्लेनिश करता है, इम्प्रूव करता है। फिर मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाता है। तो आपको नहीं वाला उत्तर देखना था, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। वीडियोस को प्लीज लाइक करा करिए, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बस इतना तो बनता है ना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ राबी क्रॉप। अब मैं वापस से आ जाती है बात आपकी राबी क्रॉप, और राबी क्रॉप को जानने के लिए आइए देख लेते हैं इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, 2 क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप में क्या क्या हो जाएंगी, जो आपकी पहले पहले आता है, रा बाद में आता है। तो पहले कौन सी ग्रो होती है, इसका मतलब ये आपके जो क्रॉप्स का सीजन होता है, ये आप अराउंड बारिश में ये ग्रो करी जाती है, मतलब ये मानसून क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, आपको इसको ग्रो करना है बारिश के समय में। तो ये मई के आसपास ग्रो होती हैं, और इनकी कटाई कब हो जाएगी, इनकी कटाई हो जाएगी अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, और पर राबी जो क्रॉप्स होती हैं, जो राबी क्रॉप्स होंगी वो अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती हैं, और आपकी इनकी कटाई कब हो जाती है, इनकी फरवरी मार्च में इनकी कटाई होती है। ठीक है, ये कौन सी क्रॉप्स हैं इधर वाली, ये वाली आपकी खरीफ क्रॉप है। अब मैंने आपको याद करवाया था, एक तरीका बताया था, एक निमोनिक्स बनाया था, वो था SRM यूनिवर्सिटी में पीजी करने गए मिस्टर जेसी। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप सारे खरीफ क्रॉप्स बताएंगे जो कि मैंने आपको इस निमोनिक्स के फॉर्म में याद कराया। ये आपकी जिम्मेदारी है, और इससे आपको रिवाइज भी हो जाएगा कि आपको सारी
क्रॉप्स पता है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से आपका हमें राबी क्रॉप्स खोजना है, तो राबी क्रॉप्स आपकी हो जाएंगी वीट और मस्टर्ड, इसमें बार्ले भी आ जाता है, ठीक है, बार्ले आ जाएगा। और आपकी खरीफ में पैडी बहुत पूछी जाती है आपके एग्जाम्स में, तो इसमें पैडी आ गया, तो पैडी तो खरीफ है, इसमें पैडी आ गया, ये भी खरीफ है, ठीक है। इसमें ये पी और मेज आ गया, ये भी आपकी खरीफ हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A compilation of data on pollution status of an endangered species is, जो प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं उनकी कौन सी जगह पे उनका संकलन किया जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपका ये संकलन कहाँ किया जाएगा, ये आपका संकलन किया जाएगा रेड डाटा बुक में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आपको ऐसा कैसे याद करना है, जो आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वापस से राबी और खरीफ का क्वेश्चन आ गया। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स। भारत में फसलों की विविधता में के बावजूद लाए गए फसल पैटर्न को पहचाना जा सकता है। वे फसलें जो नवंबर के मध्य में दिखाई जाती हैं और अप्रैल में कट जाती हैं, सॉरी दिखाई नहीं होंगी, ये बोई जाती हैं, टाइपिंग मिस्टेक है, इनको बोई जाती हैं और अप्रैल मई में कट जाती हैं, वे डैश कहलाती हैं। इन फसलों के दो उदाहरण दीजिए। तो आपकी ये कौन सी क्रॉप हो जाएंगी, जो आपकी कब हो रही है, आपकी नवंबर के मध्य, मतलब जो लास्ट में आ रही है। तो लास्ट से पहले खा था, फिर आपका रा था, तो जो लास्ट में आ रहा था वो रा था, तो इसका मतलब आपको सिंपल हो गया कि आपकी राबी क्रॉप है। तो खा वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, तो राबी क्रॉप में अब इसके दो उदाहरण आपको देने हैं। तो आपका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो आपका चावल, चावल जो पैडी, मैंने आपको क्या बोला कि पैडी हर एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, राइस, तो पैडी तो क्या है आपकी खरीफ क्रॉप है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट यीस्ट। यीस्ट के का कौन सा स्टेटमेंट, जो कौन सा जो अ, कथन है वो सत्य मतलब असत्य है, आपको असत्य कथन चुनना है। तो यीस्ट क्या है, एक तरह का सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये बात सत्य है कि यीस्ट एक कल कोशिका होती है। फिर यीस्ट श्वसन के दौरान यीस्ट तेजी से बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, तो ये बात भी सत्य है कि यीस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग श्वसन मतलब रेस्पिरेशन। फिर यीस्ट कैन रिमेन डोर्मेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि यीस्ट जो है बहुत लंबे समय तक रह सकता है। अब उसके बाद है यीस्ट रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन, यहीं पे बात गलत हो गई कि इसका प्रजनन विखंडन द्वारा होता है, नहीं विखंडन द्वारा नहीं होता है, इसका प्रजनन बडिंग द्वारा होता है, ठीक है। चलिए इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ अ मिल्क। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे। तो इसका उत्तर देखिए दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों होगा। तो यहाँ पे आपका उत्तर 1 और 2 दोनों हो जाएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट और लैक्टिक एसिड दोनों यूज होता है। इसके साथ ही साथ मैंने आपको फूड फूड प्रिजर्वेटिव में एक क्वेश्चन बताया था, जो कि बार बार रिपीट होता है, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे है कि मेरे सारे जो मुझसे कनेक्टेड उनके क्वेश्चन गलत ना हो। दो वर्ड्स थे, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो ये दो वर्ड्स आप याद रखेंगे जब भी आपकी बात आ जाएगी फूड प्रिजर्वेटिव के लिए, तो आपको ये दो वर्ड्स याद रखने हैं। आपके ये दो वर्ड्स को ही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से प्रिजर्वेटिव हैं जो कि यूज होते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। 20 क्वेश्चन पे आ गए हैं, 30 क्वेश्चन हमें करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ, देखिए आ गया आपका क्वेश्चन, मैंने डाला भी है, मुझे याद भी नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जा सकता। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि सोडियम बेंजोएट होता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड होता है, सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्ट जो है होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू ऑर्गेनिजम्स आर बेस्ट फ्रेंड एंड लिफ्ट टुगेदर, लिफ्ट नहीं है लिव है, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। लिव टुगेदर, one provides shelter, water and nutrients while the other prepare food, such as association of an organism is termed as। तो ऐसे कौन से organisms होते हैं, ये आपके हो जाते हैं आपके सिम्बायोटिक, मतलब सिम्बायोटिक सहजीवी जीव होते हैं जो कि एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है।
चलिए, अब इसके बाद आपके एग्जाम में एक पैरासाइट्स दिए हुए हैं, पूछे जाते हैं बहुत, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है पैरासाइट का। आपको एग्जाम्पल क्या याद रख सकते हैं आप, जैसे कि आपका अमर बेल हो गई, कस्कुटा प्लांट जिसको बोलते हैं, ठीक है, अमर बेल कस्कुटा, ये क्या हो गया, ये एक तरह से पैरासाइट है। दूसरी बात है आपकी लीच हो गई, फिर आपके लाइस हो गई, ये एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स तो आपको पता ही है, ऑटोट्रॉफ्स भी आपको पता ही है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। आपको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को छांटना है इन जीवों में से। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं अमीबा, और अमीबा क्या हो जाएगा, और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोटिक है तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, आपको कौन सा देखना है, आपको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म देखने हैं। फिर बात आती है आपकी पैरामीशियम एंड अमीबा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके यूकैरियोट्स हो जाएंगे। और यूकैरियोट्स कैसे, यूनिसेल्युलर, मतलब सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हो गए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आगे देख लेते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और पैरामीशियम, फिर बैक्टीरिया आ गया, तो ये आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर आ गया। और ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी आपका क्या हो जाता है, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो आपको क्या देखना था, आपको सिर्फ यूकैरियोटिक देखने थे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अमीबा एंड पैरामीशियम। ये आप ना जरूर से देख लीजिएगा, आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके एग्जाम में यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्युलर, इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। मैं अपने आने वाले सेशंस में ये टॉपिक को डाल दूंगी, तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। अगर उनको सेलवेल से कोई क्वेश्चन पूछना है तो उनका एक फेवरेट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो याद से मैं तो डाल ही दूंगी, आप भी आपकी जिम्मेदारी से अपने क्वेश्चन को ठीक कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट बतानी है और इसको देखना है। इन फोटोसिंथेसिस, आपको सही उच्चारण करना है। ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, तो ये बात सत्य है कि आपकी जो सौर ऊर्जा होती है वो आपकी रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, सत्य बात है। फिर आपकी बात आती है कि इन फोटोसिंथेसिस CO2 एंड वाटर आर यूज, तो छोटू और पानी को तो हम यूज करके क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, प्लस C6H12O6 रिलीज होता है, ग्लूकोज रिलीज होता है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है, तो ऑप्शन 2 भी ठीक हो गया हमारा। इन फोटोसिंथेसिस CO2 इज रिलीज एंड ऑक्सीजन इज कंज्यूम, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। फिर इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एंड CO2 इज कंज्यूम, ये बात भी ठीक है। ठीक है, फिर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट, तो ये बात गलत है। फोटोसिंथेसिस जो है हमारी सिर्फ दिन में होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका A B और D किस में है, A B D, आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा ये सेम चीज हिंदी में, कि प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, बातें बिल्कुल सत्य है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 और पानी का उपयोग किया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 निकलती है, अरे कहाँ चला गया, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों पौधों में, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, प्रकाश संश्लेषण में CO2 निकलती है और ऑक्सीजन की खपत होती है, तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है और CO2 का उपयोग होता है, बात सत्य हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण दिन और रात दोनों में होता है, तो बात गलत हो जाती है, रात में नहीं होता है, किसको सौर ऊर्जा की जरूरत होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्लांट्स कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट फोटोसिंथेसिस, ये बात ठीक है कि प्लांट्स जो है वो थोड़े समय तक रह सकते हैं बिना फोटोसिंथेसिस के द्वारा, क्योंकि उनकी जो है सौर ऊर्जा का काम क्या है, खाने को बनाना, और खाना प्रिपेयर अगर लीव्स में है तो थोड़े समय तक वो बिना खाना बनाए भी रह सकते हैं, क्योंकि स्टोर्ड फूड रहता है। अच्छा, अब आपका एक क्वेश्चन बता दूं कि अगर जो स्टोर्ड फूड है प्लांट्स में, ये आपका स्टोर होता है एक मंड के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, मंड। और आपका जो ह्यूमंस में या एनिमल्स में जो स्टोर्ड फूड होता है, ये स्टोर्ड फूड होता है आपका ग्लाइकोजन में,
के फॉर्म में स्टोर। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है प्लांट्स कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट रेस्पिरेशन। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि सांस लेना भाई प्लांट्स को भी जरूरी है और ह्यूमंस को भी जरूरी है, तो ये नहीं रह सकते, ठीक है। इसके बाद आ जाती है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है, ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस कभी मतलब थोड़े समय तक तो रोक सकते हैं कि आप अपना स्टोर्ड जो एनर्जी है उसको यूज करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि हर समय ही फोटोसिंथेसिस बंद कर दिया जाए और प्लांट जीवित रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको सही का चयन करना था, तो आपका हो जाएगा फिर डी देख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेस इन प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि साइमल्टेनियसली होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर है। चलिए इसको हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित कथन पर विचार करें, पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। पौधे बिना श्वसन के भी कुछ समय रह सकते हैं। तो भाई बिना श्वसन के कोई नहीं रह सकता, मर जाएगा। फिर प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों पौधों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, बात सत्य है। फिर है दिन के समय पौधे के प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों एक साथ होने वाली प्रक्रिया है। ये बात सही है कि दोनों एक साथ प्रक्रिया चलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सेल ऑर्गेनेलीज। अब आपको एक सेल को देख अब आपको इसमें देखकर बताना है कि कौन सा जो है एनिमल सेल है और कौन सा प्लांट सेल है। देख लेते हैं। सेल वॉल आपकी किस में प्रेजेंट होती है? तो सेल वॉल आपकी प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, ये आप याद रखेंगे। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो वैक्यूल भी प्रेजेंट आपका प्लांट सेल में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस भी प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन आपकी एनिमल सेल में होती है। वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया जो ये सभी एनिमल सेल में होता है। सेल मेम्ब्रेन प्लास्टिड आपका कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट सेल में प्रेजेंट है। तो इसके हिसाब से ए और सी जो हो गया वो प्लांट सेल है और बी है आपका एनिमल सेल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यही सेम चीज हिंदी में भी लिखी है। अब विच इज द करेक्ट आंसर टू एक्सप्लेन, मैं इसको एक बार दिखा देती हूँ जिससे कि आप अगर रोक के देख रहे हैं तो आप देख सकें। कोशिकांगों के बारे में कोशिकांगों के बारे में जानकारी के आधार पर कोशिकाओं का के प्रकार की पहचान कीजिए। कोशिका भित्त रिक्तियां माइटोकॉन्ड्रिया नाभिक, कोशिका झिल्ली रिक्तिका माइटोकॉन्ड्रिया नाभिक। तो आपको देखना है, तो आपका ए उत्तर जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस हिसाब से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है, विच व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन ड्यूरिंग ब्रीथिंग इन ह्यूमन बीइंग। तो इनहेलेशन में मतलब जब सांस लेते हैं तब कौन सी प्रक्रिया हो जाती है आपकी? तो सांस लेते हैं, खुद सोच के देखिए। एयर अंदर आई, सही बात है। रिप्स मूव इन, तो रिप्स आपकी मूव क्या होती है? एयर लेते समय रिप्स जो है वो पसलियां अंदर नहीं जाती हैं, पसलियां आपकी बाहर जाती है। तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर एयर मूव्स आउट, तो सांस लेते हैं तो बाहर हवा निकलती है, बात भी बिल्कुल गलत है। तो हवा बाहर निकलती है, ये भी बात गलत है। फिर हवा अंदर आती है, पसलियां बाहर निकलती हैं और डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। मतलब एक तरह से बहुत बड़ा एरिया आ जाता है जिससे कि आपकी सारी की सारी ऑक्सीजन अंदर आ जाती है और सांस जब आप बाहर छोड़ते हैं तो एरिया कम हो जाता है और सांस क्या है बारी बारी पूरी बाहर चली जाती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट वेन्स इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको वेन्स के बारे में बताना है, मतलब शिराओं के बारे में बताना है। तो सभी शिराएं जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर चलती हैं। तो ये बात तो सत्य है कि सभी शिराएं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इसमें ऑल लिख लिया हुआ है तो ऑल नहीं होगा। इसमें लिखा होता अगर वेन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड तो ये बात सत्य हो जाती, पर इसमें ऑल लिखने के कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन, पल्मोनरी वेन ही फुफ्फुस शिरा ही एक ऐसी एक शिरा होती है जो कि कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजन युक्त ब्लड अपने साथ कैरी करती है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वेन्स जो होती है थिन वॉल्ड होती है, बात सत्य है। फिर इसके बाद ऑप्शन आ जाता है वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू हार्ट। तो ये बात भी सत्य है कि नीचे से मैंने बताया था लेग्स के से ऊपर हार्ट की तरफ आ रहा है और ऊपर हेड से हार्ट की तरफ आ रहा है। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से कैसा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेकर आता है? वेन्स लेकर आती हैं हार्ट तक, जो कि ऊपर से भी और नीचे से भी लेकर आती हैं। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्सर्जन केवल पशुओं में होता है।
उत्सर्जन आपका सिर्फ पशुओं में होता है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, प्लांट्स में भी उत्सर्जन होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन, आपको सत्य स्टेटमेंट देखना है, ठीक है, कथन जो है सत्य है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन की मात्रा श्वसन के दौरान ली जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा के समान होती है। तो ये बात, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज सेम एज दैट ऑफ टेकिंग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो ये बात तो गलत होती है। फिर आप जाएगी बात आपकी, प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन ओनली, जहां ये वर्ड ओनली आ जाता है तो आप बात याद रखेंगे, वो आपका नेगेटिव सेंस में चला जाता है ऑप्शन, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। फिर प्लांट्स रिमूव वाटर एज वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपका सत्य उत्तर हो जाएगा कि प्लांट्स भी आपका एक तरह से एक्सट्रीशन का प्रोसेस करते हैं, जिसमें कि वो वाटर को रिमूव करते हैं, किस प्रक्रिया से, ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया से, और आपके वाटर वेपर के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी वो छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अभी दो बस क्वेश्चन बचे हैं अपने, चलिए। अ फार्मर डिसाइडेड टू शो अ क्रॉप इन हिज फार्म and with a high percolation rate, which crop according to you is better suited for his farmland? एक किसान ने अपनी कृषि भूमि में उच्च अंतःस्राव दर फसल दिखाने का निर्णय लिया, आपके अनुसार इसे खेत के कौन सी फसल उपयुक्त रहेगी? अ फार्मर डिसाइडेड टू, शो नहीं है, सो होगा ये, मतलब बोना, ये सब गूगल बाबा की करामात है, जो सब चीजें होती हैं। सो अ क्रॉप इन इज फार्म विथ हाई पर्कुलेशन रेट, अब वो ऐसे क्रॉप को बोना चाहता है जिसमें हाई पर्कुलेशन रेट है, मतलब कि उसमें पानी की मात्रा की आपको आवश्यकता है, तो आपको उसमें कैसी क्रॉप उसके लिए सबसे अच्छी होगी, तो उसके लिए आपको कॉटन की क्रॉप उसमें सबसे अच्छी बोई जा सकती है, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपको सही स्टेटमेंट का चयन करना है, कथन का चयन करना है, सही का, सत्य का, ठीक है। उच्च अंतःस्राव दर वाली मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होती है। अ सॉइल विथ हाई पर्कुलेशन रेट हैज लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब अगर मेरे पास ये सॉइल है और इसमें मैंने पानी डाला और पानी फट से नीचे उतर गया, तो इसका मतलब कि वो कम पानी अपने अंदर सोख कर रख पाएगी, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर उच्च अंतःस्राव दर वाली मिट्टी में कम वातन होता है। सॉइल विथ हाई पर्कुलेशन रेट हैज लो एरिएशन, अब जिसका पर्कुलेशन रेट ज्यादा है, मतलब आप इसको सोच सकते हैं, पर्कुलेशन रेट मतलब अंतःस्राव दर किसकी ज्यादा होगी, जिसमें क्या हो जाएगा, आपके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, और जब पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो उसमें क्या होगा, क्या आपका कम वात, तो क्योंकि उसमें वातन कम होगा तो उसमें वातन मतलब एरिएशन ज्यादा होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और स्टेटमेंट फर्स्ट जो है आपकी ठीक हो जाएगी। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके 30 क्वेश्चन फिनिश होते हैं, ऐसे ही हम और सेट्स करेंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा। आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, ये भी ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हम और सेशन इस तरह से लाएंगे। अभी तो मैंने बायो के क्वेश्चन ज़्यादा इसमें डाले थे, क्योंकि हमने बायो का टॉपिक पहले कवर किया है। अभी मैं और भी ऐसे मिक्स क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। आपके कितने आंसर्स ठीक हुए, आपके कितने मार्क्स आए, आप ज़रूर बताइएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।